1857। ये सिर्फ एक साल नहीं, ये वो तारीख है जिसने हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की नींव को हिलाकर रख दिया था। ये कोई मामूली बगावत नहीं थी, नहीं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारत पर हुकूमत करने का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल डाला। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक मामूली से राइफल के कारतूस में इतनी ताकत आई कहां से कि उसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। चलिए इस चिंगारी के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस आग को भड़काया, और इसकी शुरुआत हुई सेना की बैरक से। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1856 से। ब्रिटिश सेना एक नई आधुनिक राइफल लेकर आई। नाम था एनफील्ड राइफल। लेकिन इसकी एक खासियत थी। इसे लोड करने के लिए सैनिकों को जो कागज का कारतूस मिलता था, उसे पहले अपने दांतों से काटना पड़ता था। और यही छोटी सी बात आगे चलकर बहुत बड़ी बनने वाली थी। और बस यहीं से बारूद में आग लग गई। सैनिकों के बीच ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुस्लिमों के लिए हराम। तो ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने हमला किया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। फिर 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने उन कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया। और फिर आई वो तारीख 10 मई। मेरठ की छावनी में विद्रोह की आग भड़क उठी, और यही थी इस महाविद्रोह की औपचारिक शुरुआत। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये कारतूस वाली घटना तो बस एक चिंगारी थी। असली वजह वो 100 सालों से जमा हो रहा गुस्सा था, जो सूखे ईंधन की तरह बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। इस विद्रोह की जड़ें असल में बहुत गहरी थीं। ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, नहीं, इसके पीछे थे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, तीनों ही तरह के कारण। और इन सब ने मिलकर पूरे उपमहाद्वीप को एक बारूद के ढेर में बदल दिया था। अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो भारतीय शासकों के पैरों तले से जमीन खिसक रही थी। अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीतियां थीं, वो एक एक करके राज्यों को निगल रही थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपकत का सिद्धांत का बहाना बनाकर उन राजाओं की रियासतें छीन ली गईं जिनका कोई अपना बेटा नहीं था। हद तो तब हो गई जब वफादार राज्य अवध पर भी कब्जा कर लिया गया, जिससे हजारों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। नाना साहेब जैसे शासकों से उनका सम्मान, उनकी पेंशन, सब कुछ छीन लिया गया। तो ये व्यापकता का सिद्धांत था क्या? असल में ये एक ऐसी चालाक नीति थी जिसके तहत अंग्रेज किसी भी रियासत पर कब्जा कर सकते थे अगर उन्हें लगता कि शासक अक्षम है या फिर उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है। सतारा, नागपुर और हाँ, झांसी जैसे कई बड़े राज्य इसी नीति का शिकार बने। अब बात करते हैं आर्थिक मोर्चे की। यहां तो आम आदमी बुरी तरह पिस रहा था। जमीन पर इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए गए कि किसान और जमींदार दोनों ही बर्बाद हो गए। उधर ब्रिटेन से जो सस्ता मशीन से बना सामान आ रहा था, उसने भारत के कारीगरों का सारा काम धंधा चौपट कर दिया। और जब किसान कर्ज के बोझ तले दबकर अपनी जमीन खो देते थे, तो वो सिर्फ जमीन नहीं, अपनी पीढ़ियों की विरासत खो रहे थे। सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी तनाव लगातार बढ़ रहा था। लोगों में एक गहरा डर बैठ गया था कि अंग्रेजों का असली मकसद तो सबको ईसाई बनाना है। अब देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक और विधवा पुनर्विवाह जैसे कुछ सुधार तो किए, लेकिन बहुत से भारतीयों ने इसे अपनी परंपराओं पर सीधा हमला समझा। ऊपर से पश्चिमी शिक्षा और नए नए कानून इस डर को और हवा दे रहे थे। और विडंबना तो देखिए, जिन भारतीय सिपाहियों के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था, वही सिपाही भेदभाव का शिकार थे। उनका वेतन यूरोपीय सैनिकों से कम था, तरक्की के सारे रास्ते बंद थे। और तो और एक नया कानून ले आया गया जो उन्हें समुद्र पार जाकर लड़ने को मजबूर करता था। एक ऐसा काम जो कई लोगों के लिए उनके धर्म के खिलाफ था। तो मेरठ से जो चिंगारी उठी थी, वो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में एक दावानल यानी जंगल की आग की तरह फैल गई। चलिए देखते हैं कि इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। विद्रोह की आग कई बड़े शहरों तक पहुंची। दिल्ली में विद्रोहियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। लखनऊ में कमान संभाली बेगम हजरत महल ने, तो कानपुर में नाना साहेब ने अंग्रेजों को ललकारा। और भला कौन भूल सकता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे की बेमिसाल बहादुरी को। बिहार में भी वीर कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला। मतलब हर जगह लड़ाई बहुत भयंकर थी। चलिए अब जरा उन भारतीय नेताओं की बात करते हैं जो इस विद्रोह का चेहरा बने।
इन नेताओं में एक नाम जो सबसे अलग चमकता है वो है तात्या टोपे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो गुरिल्ला युद्ध, अपने साहस और रानी लक्ष्मीबाई के साथ अपने गठबंधन के लिए जाने जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, वो वाकई में अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए थे। तात्या टोपे की लड़ने की रणनीति वो बिल्कुल अलग थी। वो गुरिल्ला युद्ध के मास्टर थे। अचानक हमला करना और फिर जंगल में गायब हो जाना, इस तरीके ने ब्रिटिश कमांडर्स को परेशान कर दिया था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया और कानपुर में तो जनरल विंडहैम की पूरी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसा माना जाता है कि अकेले उनकी रणनीतियों की वजह से करीब 10,000 ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ तात्या टोपे ही नहीं लड़ रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे की तरफ से हुकूमत संभाली और अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी। और झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बहादुरी से इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। इन सभी नेताओं ने मिलकर विद्रोह की इस मशाल को अपनी पूरी हिम्मत से जलाए रखा। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े विद्रोह के बावजूद आखिर ये आग बुझ क्यों गई? क्या वजह थी कि ये लड़ाई सफल नहीं हो पाई? चलिए इसके कारणों को समझते हैं। इसकी कई वजहें थी और दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। देखिए, एक तरफ विद्रोहियों का नेतृत्व बिखरा हुआ था, कोई एक सेंट्रल कमांड नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास एक यूनिफाइड कमांड थी। विद्रोहियों के पास हथियार और पैसे की कमी थी, जबकि अंग्रेजों के पास विशाल संसाधन थे और सबसे बड़ी बात, टेलीग्राफ और रेलवे जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। और शायद सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। कई बड़ी रियासतें और जो पढ़ा लिखा तबका था वो अंग्रेजों के साथ ही खड़े रहे। तो विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद का भारत पहले जैसा कभी नहीं रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो चुका था और अब एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया का शासन था। भविष्य में ऐसी कोई बगावत ना हो, इसके लिए सेना को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया। उसमें ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और हाँ, राज्यों को हड़पने वाली वो नीति भी खत्म कर दी गई ताकि बाकी के राजाओं को शांत रखा जा सके। तो भले ही ये विद्रोह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसने एक बहुत जरूरी काम किया। इसने एक साझा पहचान के बीज बो दिए थे। इसने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए जमीन तैयार कर दी थी। तो आखिर में एक अहम सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, जैसा कि ज्यादातर ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं, या फिर ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? इस घटना की असली प्रकृति क्या थी, ये आज भी इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ी बहस का विषय है।